हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन का PDF जो है 31 जनवरी का बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अवेलेबल है लिंक इस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के उस प्रश्न से जिसे लास्ट वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अफ्रीका की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? बोमा, सोमा, डोमा या रोमा? दोस्तों आपको बता दें कि अफ्रीका में एक तकनीक है बाघों को बढ़ाने के लिए, और ये तकनीक है बोमा तकनीक, जिसे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि क्या है यह तकनीक और क्यों झारखंड के PTR में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जो ये पोमा टेक्निक है, पोमा टेक्निक, इसका प्रयोग किया जाता है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, और अफ्रीका इसे बखूबी अच्छी तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल भी कर रहा है अपने यहाँ। ऐसे ही पलामू टाइगर रिजर्व में इसी टेक्निक का यानी बोमा कैप्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि झारखंड में भी पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। इसके तहत रिजर्व के अंदर एक शंकु आकार का अस्थायी घेराबंदी किया जाता है, यानी कोन शेप्ड एक फेंसिंग किया जाता है, जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से वहाँ बाघों को हैबिटेट दिया जाता है, जहाँ पे बाघों के खाने के लिए जो हिरण, चीतल जो प्रमुख खाना होता है बाघों का, सबसे प्रिय कह सकते हैं, वैसे जानवर वहाँ रखे जाएंगे, ताकि प्राकृतिक रूप से जो वातावरण तैयार हो वो बाघों के लिए पॉजिटिव हो। इस योजना को नेशनल टाइगर रिजर्व जो है अथॉरिटी, उसके द्वारा सहमति दे दी गई है, यानी पहले इससे सहमति लिया गया था नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के द्वारा, जिसे नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने पलामू टाइगर रिजर्व को सहमति दे दी है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व पिछले 52 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। यानी बाघों की संख्या के मामले में अगर दोस्तों बात करें तो लगातार पिछले 51 वर्षों में घटती गई है संख्या बाघों की। वैसे बता दें कि 9 अप्रैल 2023 को पलामू टाइगर रिजर्व का 50 वर्ष भी पूरा हो गया था, और 2022 में जो PTR जो 22 में टाइगर सेंसस हुआ था, उसके अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 3 बताई गई थी, और ये भी बताया गया कि एक अन्य बाघ कहीं से आया जो ये टाइगर सेंसस से अलग है। इस तरह कुल कह सकते हैं कि PTR में अब 4 बाघ हो गए हैं। इसके अलावा 1974 में पलामू टाइगर जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय यहाँ पे लगभग 50 बाघ हुआ करते थे, और ये संख्या धीरे धीरे घटती गई। 2005 की बात करें तो यहाँ पे बाघों की संख्या 38 थी। 2007 में 17 हो गया, 2009 में 8, 2013-14 में 5, जबकि 2018 में एक ऐसा समय भी आया जब बाघों की संख्या 0 हो गई थी। फिर से वापस बाघों की संख्या बढ़ने लगी है, और वर्तमान में कह सकते हैं कि 4 बाघ पलामू टाइगर रिजर्व में वर्तमान में दिख रहे हैं। और वही दोस्तों जो मैंने अभी बताया कि जो 2022 का टाइगर सेंसस हुआ, उसमें 3 बताई गई है बाघों की संख्या सेंसस के अनुसार। जो बाद में एक बाघ आया, उसे अगर हम जोड़ दें तो 3 + 1 4 हो जाते हैं बाघों की संख्या पलामू टाइगर रिजर्व में। चलिए नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं।
और नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, यह है कैबिनेट मीटिंग से संबंधित। 29 जनवरी 2025 के कैबिनेट मीटिंग में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा? ऑप्शन ए है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पुरस्कार योजना, ऑप्शन बी है ग्रामीण खेल विकास योजना, ऑप्शन सी अबुआ स्वास्थ्य योजना, या ऑप्शन डी उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना। दोस्तों 29 जनवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई है। वैसे कुल 6 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उसमें एक जो हमारे और आपके काम का है वो है उच्चतर शिक्षा पुरस्कार का मंजूरी दिया जाना, यानी इस योजना को मंजूरी दिया जाना। आइए जानते हैं इस संबंध में भी कुछ। 29 जनवरी को मीटिंग हुई झारखंड कैबिनेट की, जिसमें 6 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें जो एक प्रमुख है वो है उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया जाना। झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम के बारे में दोस्तों आपको बता दें शॉर्ट में, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थाओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा, छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अधिकारी, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, और साथ में संस्थाओं को भी इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। यानी शिक्षक, छात्र, प्रशासक और संस्था सभी को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना है। इसके तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बताया गया है कि कुल इसके तहत 9 पुरस्कार होंगे और 9 अलग अलग पुरस्कारों से सबको सम्मानित किया जाना है। इसमें 2 प्रमुख की अगर हम बात करें तो इसके तहत छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार से छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि शिक्षकों के लिए झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार इसके अंतर्गत हो गए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों प्रस्ताव जिसकी मंजूरी दी गई है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी में जीएसटी की दर को बढ़ा दिया गया है, और इसकी जो बढ़ोतरी हुई है 6% की बढ़ोतरी हुई है। 12% से बढ़ाकर जीएसटी जो है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इसे 18% कर दिया है, जो निर्माण कार्य से संबंधित झारखंड सरकार द्वारा लिया जाने वाला जीएसटी है। प्रश्न नंबर 2 है दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड 2025 के झांकी में झारखंड के निम्नलिखित में से किसे श्रद्धांजलि देते हुए झांकी का प्रदर्शन किया गया? रतन टाटा को श्रद्धांजलि, बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि, सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि, या जे.आर.डी. टाटा को श्रद्धांजलि? दोस्तों ऑलमोस्ट सभी लोग को आपको भी पता होगा कि रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार जो झांकी निकाली गई थी झारखंड की दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसमें रतन टाटा को श्रद्धांजलि दिया गया है। इस संबंध में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए जो झांकी निकाली गई थी दिल्ली में, उसकी जो थीम थी, इस बार झारखंड की थीम जो दिल्ली में झांकी निकाली गई उसका थीम था स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति की एक विरासत। यानी झारखंड की झांकी ने स्वर्णिम झारखंड के तहत राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और विकास को अपनी झांकी में दर्शाया है। झारखंड सहित कुल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को झांकियां देखने को मिली कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान। और दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अवसर पर लगातार तीसरी बार ऐसा मौका आया झारखंड के लिए, जब झारखंड को भी मौका दिया गया झारखंड की झांकी प्रदर्शित करने का। 2023 की बात करें दोस्तों, तो 2023 में जो मौका मिला था उस समय झारखंड ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर को दर्शाया था। 2024 में तसर शिल्प पर आधारित झांकी प्रदर्शित किया था, और 2025 में उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए महिला सशक्तिकरण और झारखंड के विकास और समृद्ध विरासत को झारखंड की झांकी में दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस हुआ वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। प्रश्न नंबर 3 है झारखंड की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी की मान्यता सूची से बाहर कर दिया गया है? आरवीएस विश्वविद्यालय जमशेदपुर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय रांची, या दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय रांची? दोस्तों
इसका सही उत्तर है प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय रांची। रांची में ये एक विश्वविद्यालय है जो झारखंड सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने इसकी मान्यता जो है सूची में, जो यूजीसी की मान्यता सूची में थी प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसे अपनी सूची से यूजीसी ने बाहर कर दिया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। झारखंड की प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, यूजीसी की मान्यता सूची से बाहर हो गई है। अब कारण ये बताया गया है कि यूजीसी को कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय के द्वारा मांगने पर भी नहीं दी जा रही थी, जो आवश्यक जांच के लिए आवश्यकता थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। और झारखंड सरकार के द्वारा यह विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था और यूजीसी ने 3 अगस्त 2016 को अपने यूजीसी की लिस्ट में इसे शामिल किया था और अब इसे अपनी मान्यता सूची से बाहर कर दिया है यूजीसी ने। झारखंड सरकार ने 20 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 को रद्द भी कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके संपर्क में भी कोई व्यक्ति है जो इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। आप ये जान लीजिएगा कि क्या स्टेटस है वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी का, अगर रीइंस्टेट भी हो जाता है तो, क्योंकि वर्तमान में इसकी मान्यता सूची रद्द कर दी गई है। प्रश्न नंबर 4 है, विमेंस हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में विजेता टीम को पुरस्कार राशि के रूप में कितनी दी गई? 5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ या 1 करोड़? विजेता टीम को 1.5 करोड़ रुपए राशि दी गई है, जबकि उपविजेता टीम को 1 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 2024-25 का जो महिला हॉकी इंडिया लीग जो संपन्न हो गया, उसके तहत अगर विनर टीम की बात करें तो ओडिशा वॉरियर्स विनर रही थी। इसे 1.5 करोड़ रुपए राशि दी गई जो विजेता टीम को दिया जाना था, जबकि रनर अप टीम को 1 करोड़ रुपए दिया गया। सुरमा हॉकी क्लब, आपको पता होगा कि ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर पहला संस्करण जो है विमेंस हॉकी इंडिया लीग का जीत लिया है। और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये रही सविता पूनिया, जो कि सुरमा हॉकी क्लब की हैं। उभरती हुई खिलाड़ी यानी अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये सोनम रही है, ये भी सुरमा हॉकी क्लब की टीम में शामिल थी। सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी की बात करें यानी टॉप स्कोरर की तो ये इब्बी जेनसन जो कि उड़ीसा वॉरियर्स में थी, और चार्लोट एंगलबर्ट ये सुरमा हॉकी क्लब में थी। ये दोनों शीर्ष स्कोरर थी HIL में। वहीं प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो दोस्तों ज्योति सुरमा हॉकी क्लब की, इसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने एक सिंगल वीडियो में सब बता दिया है, जो कुछ छूट रहा था उसे मैंने इसमें शामिल कर लिया है। आपको बता दें फिर से एक बार कि ओडिशा वॉरियर जो टीम है फाइनल में 2-1 से सुरमा हॉकी क्लब को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ओडिशा वॉरियर की ओर से ऋतुजा दादासो पिसास ने 2 गोल किए थे और सुरमा हॉकी क्लब के लिए पेनी स्क्यूब ने 1 मात्र गोल किया था और 2-1 से ओडिशा वॉरियर्स HIL जीत गई है। इसके अलावा सभी टीमों के कप्तान की बात करें तो सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे थी झारखंड की, और साथ में सविता पूनिया भी सह कैप्टन थी, कह सकते हैं को कैप्टन थी। और दिल्ली SG पाइपर्स की बात करें तो नवनीत कौर कैप्टन थी। ओडिशा वॉरियर्स के कैप्टन नेहा गोयल थी, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये ओडिशा वॉरियर विजेता टीम रही है और नेहा गोयल इस टीम की कप्तान थी। वहीं श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स टीम की बात करें तो उदिता दुहान ये कैप्टन थी, जो कि ऑक्शन के दौरान सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर ने अपने टीम में उदिता दुहान को शामिल किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 5 है, झालसा को दिसंबर 2024 के राष्ट्रीय लोक अदालत के मामलों में डिस्पोजल ऑफ केसेस यानी मामलों के निष्पादन में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत दिसंबर में आयोजित किया गया था, पूरे देश में आयोजित किया गया। इसमें झारखंड को पहला स्थान दिया गया है। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को दिसंबर 2024 में जो राष्ट्रीय लोक अदालत झारखंड में आयोजित किया गया, प्रत्येक जिले में भी इसका आयोजन किया गया था, और इस मामले में झारखंड को डिस्पोजल ऑफ केसेस में पहला स्थान दिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि इससे पहले यानी 3 महीने पहले सितंबर में भी आयोजित किया गया था राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसमें झारखंड को दूसरा स्थान मिला था, जबकि दिसंबर में जो हुआ, जो करंट है, उसमें पहला स्थान दिया गया। 2024 में झालसा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में झारखंड में कुल लगभग 52 लाख मामले निपटाए गए, और इसमें 476 करोड़ रुपए से अधिक का जो मॉनेटरी सेटलमेंट होता है वो भी किया गया। 2024 के तृतीय लोक अदालत यानी जो कि सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था, इसमें पूरे भारत में झारखंड को दूसरा स्थान मिला है, और दिसंबर में, जैसा कि आपको बताया मैंने, पहला स्थान हासिल हुआ है। पूरे 2024 की बात करें तो मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था पूरे देश में। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसके नालसा, झालसा या डालसा है क्या? ये राष्ट्रीय विधिक, पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार यानी नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, और ये जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, भारत सरकार के एक एक्ट द्वारा निर्मित है ये, और ये संस्था जो है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, जिला में, सब डिवीज़न में संचालित होता है। और ये संस्था जो गरीब है, जो बेसहारा है, उन्हें निःशुल्क सेवा प्रदान करती है, यानी विधिक सेवा प्रदान करती है, कानूनी सेवा। और वर्तमान में झालसा के, अगर हम कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश भी हैं। और रिलेटेड एब्रीविएशन की अगर बात कर ले, जो कि नालसा, जालसा और डालसा है, तो इसे भी याद रखिए। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक एक्ट द्वारा निर्मित यह संस्था है, और नालसा द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसके हिसाब से झालसा, डालसा आदि कार्य करती है। और झालसा की फुल फॉर्म की बात करें तो झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज, और डालसा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं, और रिवीजन के तौर पर जो पहला प्रश्न है, कुछ पुराना प्रश्न है, 23-24 के आसपास का सारा प्रश्न है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। किस पुस्तक के लिए झारखंड के मानसिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से 9 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया? ये पुस्तक था दोस्तों नैने पेटे, जो मानसिंह मांझी की पुस्तक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। झारखंड के कितने साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों झारखंड के 2 व्यक्तियों को दिया गया साहित्यकारों को, ये मिहिर वत्स और सालगे हांसदा थे। मिहिर वत्स की बात करें तो ये हजारीबाग के हैं, और इनकी अंग्रेजी पुस्तक टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि सालगे हांसदा, जो कि जमशेदपुर के हैं, उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए सम्मानित किया गया है युवा साहित्य पुरस्कार 2022 से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र नामक पुस्तक किसकी रचना है जिसका लोकार्पण किया गया? ये दोस्तों प्रसिद्ध जो पत्रकार हैं बलबीर दत्त, उनके द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये पुरस्कार दिया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है वीर प्रताप मुर्मू को, जो कि जमशेदपुर में है। अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है, अनुवादित पुस्तक संथाली भाषा की कीरा, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और कीरा मुंशी प्रेमचंद्र की हिंदी उपन्यास प्रतिज्ञा का जो है ये अनुवाद है, जो कीरा के नाम से है, संथाली में अनुवाद किया गया है, जिसके लिए वीर प्रताप मुर्मू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा के लेखक कजली सोरेन को 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है दोस्तों संथाली भाषा, कजली सोरेन के कविता संग्रह सावन का बालेरे सानंद पंजय के लिए सम्मानित किया गया है कजली सोरेन को। पारंपरिक योग, जो कि एक योग की पुस्तक है, योग पुस्तक है, इसका विमोचन 20 जून 2023 को किया गया था तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। और अगर इसके लेखक की बात करें तो डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी, ये दोनों लेखिका हैं इस पुस्तक के, जिसका नाम है पारंपरिक योग। महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म अथर्वा किस पुस्तक पर आधारित फिल्म है। यह दोस्तों अथर्वा द ऑरिजिन नामक एक पुस्तक है, जिस पर आधारित है धोनी की फिल्म अथर्वा। झारखंड में महिला हॉकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में किया गया था। इसके लेखक हैं डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी। कहानी संग्रह बंद कोठरी की दरवाजा, जो कि बंद कोठरी के दरवाजे, जो कि कहानी संग्रह है, इसकी लेखिका कौन है। इसकी लेखिका है रश्मि शर्मा। राइड अबव द क्लाउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया था। इसके लेखक संजीव शेखर हैं। दोस्तों ये था आज का सेशन का करंट अफेयर्स और रिवीजन प्रश्न। अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न दे देता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और प्रश्न है आज का अभ्यास प्रश्न, 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए दीपिका सोरेंग, ऑप्शन बी सलीमा टेटे, ऑप्शन सी निक्की प्रधान या ऑप्शन डी संगीता कुमारी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन और आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।